अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सायरा है। मैंने एक मतवसत घराने में जन्म लिया था। बहन कोई ना थी और भाई तीनों मुझसे छोटे थे। वालिद साहब मामूली दर्जे के मुलाजिम थे, लेकिन उनकी तनख्वाह में बाआसानी गुजारा हो रहा था। मेरी माँ की शादी 16 साल की उम्र में हुई थी। वो बहुत अच्छी थी। बस एक मसला उनके साथ था कि उन्हें टीवी देखने का बहुत शौक था। वो जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाने के बाद टीवी देखने बैठ जाती थीं, तो फिर उठने का नाम ना लेती। सारे ड्रामे देखती और अगर मौका मिलता तो इंडियन फिल्में देख लेती। मैं उन दिनों छोटी सी थी और मुझको ज़्यादा शऊर नहीं था, फिर भी मैं माँ के साथ टीवी देखती थी। रफ्ता रफ्ता शऊर की मंजिलें तय करने लगी। इंडियन फिल्मों में जो कुछ देखती सोचती, ऐ काश ये चीज़ें हमारे घर में भी होती। जूं जूं उम्र बढ़ती गई, शऊर बढ़ता गया। फिल्मों की दुनिया मुझको बहुत हसीन लगने लगी। अम्मी का शौक बरकरार रहा। उन्हें ध्यान न रहा कि मैं जवानी के दौर में कदम रख रही हूँ। अब उनको एहतियात बरतनी चाहिए। वो अब भी मेरे साथ बैठी फारिग वक्त में इंडियन रोमानवी फिल्में देखती थीं। अब्बू काम पर चले जाते और भाई स्कूल होते। यूँ मुझको बचपन से ही ना सिर्फ ये कि फिल्मों का चस्का पड़ गया, बल्कि शौक पैदा हो गया कि मैं भी फिल्मों और ड्रामों में काम करूं। ये शौक अंदर अंदर पलता रहा। इसी वजह से दिल पढ़ाई में ना लगता था। अम्मी जान ने भी तरबियत में कोताही की, क्योंकि उनको ड्रामों से फुर्सत ना थी। वो मुझे कनात सिखाती, कलाम पाक का तर्जमा समझाती। मैं फेल होने के डर से स्कूल से गैर हाजिर हो जाती। अगले दिन असातिज़ा डांटते, टेस्ट क्यों नहीं दिया। मैट्रिक में साइंस ले रखी थी, फेल होना यकीनी था। अम्मी को परवाह ना थी। अब्बू ने भी ट्यूशन रख कर ना दी। वो ट्यूशन के खिलाफ थे। कहते थे खुद पढ़ो, और बच्चे भी तो पढ़ते हैं। पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से हमा वक्त परेशान रहने लगी थी। बताती चलूं कि मैं मामूली शक्लो सूरत की थी, रंगत सांवली और जिस्म दुबला। लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती तो मुझे बुरा लगता। सोचिए, जो लड़की हर वक्त तसव्वुरात की दुनिया में रहे, खुद को ख्यालों में परिस्तान की परी समझे, और हम जोलियां उसको कल्लू सायरा कहें, तो दिल पर क्या गुजर जाती होगी। बहरहाल मैंने मैट्रिक मामूली नंबरों से पास कर लिया और अब कॉलेज में दाखिले का मरहला आ गया। बड़ी दौड़ धूप के बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, मगर साइंस में नहीं, आर्ट्स में, क्योंकि नंबर कम थे। मैंने यही गनीमत जाना कि चलो कॉलेज लाइफ तो मिली, जबकि वालिदैन नाराज़ थे। कम नंबर क्यों लाई हो, अच्छे नंबर लेती। हम तुमको डॉक्टर बनाना चाहते थे और तुमने आर्ट्स में दाखिला ले लिया। कॉलेज में कदम रखते ही फैसला कर लिया था कि कुछ करके दिखाऊंगी, ताकि जो लोग मुझे दुत्कारते हैं, मजाक उड़ाते या डांटते हैं, वो सब इज्जत कर सकें। मैं को एजुकेशन वाले स्कूल से गर्ल्स कॉलेज आई थी, लेकिन कॉलेज का अपना ही मज़ा था। वाकई कॉलेज लाइफ बेनज़ीर होती है। होमवर्क था और ना पाबंदी थी। यहाँ बड़ी मॉडर्न लड़कियाँ पढ़ती थीं, जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स थे। वो बड़ी शानदार गाड़ियों में आती। बावर्दी ड्राइवर जब उनकी कार का दरवाज़ा खोलते तो दिल में हसद उभरता। ठंडी आह भरकर सोचती, एक दिन मैं सबको बता दूंगी कि सायरा कौन है और क्या है। ये वो दौर था जब खुद को संभालने की ज़रूरत होती है। ताहम मुझ में ये सलाहियत नहीं थी। हकीकतों का अदराक करने की बजाय मुझे बाप की मामूली नौकरी पर बड़ा गुस्सा था। मैं सोचती कि अगर किसी बड़े बिजनेसमैन या अफसर की बेटी होती तो ये दिन ना देखने पड़ते। आराम से मैं अपने वालिदैन से अपने शौक बयान करती और वो मेरी हर आरजू पूरी करते। मैं एक तरसी हुई लड़की थी। जी चाहता था कि सरकारी स्कूल की बजाय शहर के महंगे स्कूल जाऊं, महंगे कॉलेज में पढूं, महंगे परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करूं, ताकि खूबसूरत नजर आऊं। फिल्मों वाली राजकुमारियों जैसी जिंदगी गुजारना चाहती थी। अफसोस के कॉलेज लाइफ स्कूल से भी बुरी निकली, क्योंकि मैं कॉलेज में पसंदीदा तालबा ना बन सकी। लेक्चरार मुझको नज़रअंदाज करने लगी। लड़कियां मुझसे दोस्ती की ख्वाहिशमंद न थीं। एक बार एक लड़की ने मेरी शिकायत लेक्चरार से कर दी, जिसने मुझे इस कदर जलील किया कि और ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो गई। अब मैंने खूब झूठ बोलने शुरू कर दिए। क्लास की चालाक लड़कियों से दोस्तियां रखती और बातों में खुद को बड़े ख़ानदान का कहा करती। फर्स्ट ईयर की छुट्टियों के दौरान मैंने कौंसल से कोर्स कर लिया। इस दौरान वहाँ एक ड्रामा बन रहा था।
मैंने डायरेक्टर से बात की। मुझे देखकर उनका मूड तो ना बना, मगर मिन्नत समाजत भरे लहजे की वजह से शायद तरस खाकर कहा कि तुमको ड्रामे में चांस दूंगा। लेकिन अगले दिन उन्होंने मेरी जगह एक प्यारी सी गोरी लड़की को ड्रामे में ले लिया जो बहुत मॉडर्न थी। मुझे डायरेक्टर पर बहुत गुस्सा आया और शिकवा किया तो उस गोरी लड़की ने मेरा मजाक उड़ाकर कहा कि तुम चूहे जैसी शक्ल वाली को ड्रामों में कौन लेगा, तुम्हें तो कोई नौकरानी के रोल में भी ना ले और तुम हीरोइन बनने के ख्वाब देख रही हो। उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ। कई दिन तक दिल में अरमान दबाए सिसकती रही कि अगर मुझको चांस मिल जाता तो शायद जिंदगी बन जाती। शक्ल मामूली हो लेकिन अदाकारी के जौहर हों तो बड़े बड़े मकाम खाली होते हैं। ये नुक्ता मैं किसी को कैसे समझा सकती थी। एफए मैंने कर लिया। अब किसी ऊंचे कॉलेज जाना चाहती थी जहां आर्ट और मौसीकी की क्लासेस भी होती हों, जहां गुलकार और फनकार फन सीखते हैं। ऐसे कॉलेज तक मेरी पहुंच ना थी। तमन्ना मगर शदीद थी। हमारे शहर में लाहौर आर्ट कॉलेज की एक ब्रांच खुली। पता कराया, 1 लाख रुपया फीस का सुनकर मैं सुन होकर रह गई। भला ऐसी मेरी औकात कहाँ थी। बहरहाल अपना कॉलेज छोड़ा और एफए के बाद एक दूसरे कॉलेज में दाखिला ले लिया। नए कॉलेज में कुछ मॉडर्न मज़ावीन भी पढ़ाए जाते थे। शुरू में तो मैं खुश थी, मगर बीए की पढ़ाई ने जीना हराम कर दिया था। उस कॉलेज में अंग्रेजी जुबान का जोर था और ये जुबान मुझे आती नहीं थी। लड़कियां फर बोलती और उनके सामने निक्को बन जाती। अब सोचती खामखा पुराना कॉलेज छोड़ा। वहां कम से कम आधी लड़कियां तो मेरे जैसी उर्दू मीडियम थी, यहाँ पर सारी इंग्लिश मीडियम थी। वो मुझे जरा भी मुंह ना लगाती। एहसासे कमतरी का अजदहा मुझे बुरी तरह निगलने लगा। ख्वाहिशात दब जरूर जाती हैं, मरती नहीं। मुझे भी दबी हुई ख्वाहिशात की टीबी दीमक की तरह चाटने लगी। बार बार ये सोचकर आंखों में आंसू आ जाते थे कि मेरा बाप एक मामूली सरकारी मुलाजिम क्यों है, कोई बड़ा सेठ, कोई आला सरकारी ऑफिसर या सियासतदान क्यों नहीं कि आज मैं उन लड़कियों के सामने कीड़े मकोड़े जैसी हैसियत रखती हूँ। खुदा ने उनको बंगले, गाड़ियां भी दी और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ें। हालात ने मुझको निचोड़ दिया था कि मेरा थोड़ा बहुत हुस्न भी बर्बाद कर दिया। असल में तो सोचों का परतव चेहरे को तमाज़त व तमानियत अता करता है। यहाँ अब ना तमाज़त रही और ना तमानियत की शादाबी बाकी रही। सोच सोच कर कुड़ कुड़ कर आंखों में स्याह हल्के पड़ गए। लामहल्ला पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा था। एक लेक्चरार समझदार हमदर्द दिल थी। शायद वो मेरे प्रॉब्लम को समझती थी, मुझ पर नज़र रखे हुई थी। जब कॉलेज टेस्ट में फेल हो गई और मेरा दाखिला ना गया तो उस टीचर ने मेरी सिफारिशी दाखिला कॉलेज की तरफ से भिजवाया। मैं अपना आप अच्छा बनाने की कोशिश करती, खुद को अमीर लायक कहती, मगर फिर भी किसी न किसी तरह इमेज खराब होता। मैं वैन में आती जाती थी, मगर कॉलेज में लड़कियों से कहती कि मेरे घर में 4 गाड़ियां हैं, एक अम्मी की, एक अब्बू की, एक भाई की और मेरी। मगर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती और ड्राइवर नहीं है, लिहाजा वैन में आ जाती हूँ। अपना घर भी एक पोश इलाके में बताती। मेरा घर पहले एक ऐसे मोहल्ले में था जहाँ शुरफा रहा करते थे। फिर अम्मी और मेरे इसरार पर अब्बू ने बंगला टाइप मकान ढूंढना शुरू कर दिया। अम्मी कहती कि इसकी सहेलियां ऊंचे घरों की हैं और ये उनको शर्म से इस घर में नहीं बुलाती कि वो अच्छे इलाकों में रहती हैं। हमारा इलाका गरीबों का है, भला यहाँ वो उनको क्यों बुलाए। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो अमीर घराने में सायरा का रिश्ता कैसे होगा। अम्मी की इन बातों ने वालिद साहब को अपना छोटा सा जाती मकान बेचने पर मजबूर कर दिया। अब उन्होंने एक बंगला नुमा मकान ढूंढ तो लिया जो निस्बतन कम कीमत पर मिल रहा था, लेकिन उसका पड़ोस अच्छा ना था। यानी वहां एक ऐसी उम्र रसीदा औरत रहती थी जो किसी जमाने में तवाइफ रह चुकी थी। गालबन इस वजह से मकान की कीमत कम थी कि शोरफा उस घर को खरीदने से कतराते थे। वालिद साहब ने कुछ कर्जा सूद पर लिया और ये घर खरीद लिया। बाद में पता चला कि वो औरत कभी तवाइफ थी और बाद में कुछ अरसा फिल्मों में भी काम किया था। बहरहाल अब ये औरत नेक चलन से जिंदगी बसर कर रही थी, तभी आसपास के लोग उसको बर्दाश्त किए हुए थे। उसका नाम परवीन था और तंजन या वैसे ही मोहल्ले वाले उसे नेक परवीन कहते थे। काफ़ी खूबसूरत थी। अम्मी की उसके साथ दोस्ती फिल्म बीनी के शौक मुश्तरक की वजह से हुई,
क्योंकि नेक परवीन के पास बहुत सी पुरानी इंडियन फिल्मों की कैसेटें थीं जो वो अम्मी को देती रहती थीं। खुद परवीन की जुबानी पता चला कि किसी जमाने में फिल्म स्टार रही थी। फिल्म स्टार तो मेरा आइडियल थे, बस परवीन भी मेरा आइडियल बन गई। वो बड़ी सलीकामंद, शीरीं जुबां और बनी संवरी रहने वाली औरत थी। तभी मैंने फैसला कर लिया कि एक रोज इस जैसी बनूंगी। नई जगह आने से कॉलेज और दूर हो गया, आने जाने में थक जाती थी। पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा और बीए में 4 मज़ामीन में फेल हो गई। घर और ख़ानदान वालों के ताने बेइज्जती अपनी जगह थे। मेरी दुश्मन क्लास फेलोज की तो ईद हो गई। कुछ शरीर लड़कियों ने मेरा मोबाइल नंबर एक लड़के को दे दिया जो मुझे घटिया पैगामात भिजवाने के साथ साथ फेल होने पर मुबारकबाद देता और खूब हंसता। फेल हो जाने के बाद मेरा जीना दूभर हुआ तो दिमाग की कैफियत अजीबो गरीब हो गई। तब एक दिन मैंने अजीबो गरीब फैसला कर लिया। लाहौर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, सोचा जाकर किस्मत आजमाना चाहिए। सो मैं किस्मत आजमाने गई। रोशनियों के शहर लाहौर के लिए टिकट लेकर बस में बैठ गई, बगैर ये सोचे कि कहाँ जाकर रहूंगी। बस जज्बात की जोलानियां मद्देनजर थी। उफ, किस कदर बेवकूफ़ थी। ऐसा तो सिर्फ फिल्मी दुनिया में होता है, असल जिंदगी में कब ऐसा होता है। जब बस अड्डे पर रुकी तो मैं उतरकर रिक्शे में जा बैठी। रिक्शे वाले ने पूछा कहाँ जाना है। कहा कि करीब जाना है, सीधा चलते चलो, आगे बता दूंगी। यूं मैं कभी इधर कभी उधर उसे घुमाने लगी। तब उसने तंग आकर पूछा, अरे बीबी, सही तरह से बताओ कि जाना कहाँ है। मुझे और तो कुछ ना सूझा, इतना बोली, जहाँ फिल्म एक्ट्रेस रहती हैं वहाँ ले चलो। कहने लगा, क्या बाजारे हुसन? माफ़ करो, मैं इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। तुम उतरो यहाँ और जहाँ जाना है खुद चली जाओ। उसने मुझे एक फास्ट फूड होटल के करीब उतार दिया। होटल में अंग्रेजी गाने लगे थे और मॉडर्न लड़के लड़कियां बैठे थे। अभी तक मेरी आंखों में एक बड़ी अदाकारा बनने के ख्वाब सजे हुए थे। यकीन था कि एक ना एक दिन मैं अखबारों की जीनत बनूंगी और लोग मेरी तस्वीरें देख देख कर ना थकेंगे। वालिद तब पिंडी में एक आला तर्ज का बंगला पोश एरिया में खरीद लेंगे तो लोग उनको सलाम करेंगे और वो खूब सर ऊंचा करके तन कर चलेंगे। रात गुजरती जाती थी। अचानक मैंने सामने के रुख पर चलना शुरू कर दिया। सोचा कि कोई सस्ता सा होटल देखूं, रात गुजार लूं, सुबह किसी तरह फिल्म स्टूडियो का पता करूंगी। यही सोचती जा रही थी कि एक कीमती मर्सिडीज गाड़ी पास से गुजरी। उसमें हसीन नौजवान बैठा था। मैं उसकी तरफ देखकर ठिठक गई तो उसने गाड़ी रोक ली। ये जगह लॉरेंस गार्डन के करीब थी। मैं खुश थी कि चलो ये अमीरजादा मिल गया। इसने खिड़की से मुंह निकालकर पूछा, कहाँ जाना है? अगर सवारी नहीं मिल रही तो छोड़ दूं? मैंने फौरन कहा कि हाँ, बड़ी देर से सवारी देख रही हूँ। उसने दरवाज़ा खोल दिया और मैं जल्दी से यूं उसकी गाड़ी में घुसी जैसे डूबते को कोई बड़ा सहारा मिल जाए। कहाँ जाना है? उसने पहला सवाल किया। मुझे आपकी ज़रूरत है, मैंने बगैर तवक्कुफ जवाब दिया तो वो हैरान हो गया। तभी तवज्जो से मुझको देखकर बोला, लगती तो ऐसी नहीं हो, चक्कर क्या है? मुल्तान से आ रही हूँ, सुना है लाहौर में फिल्में बनती हैं, मुझे अदाकारी का शौक है इसलिए आई हूँ। ये सुनते ही कहकहा मारकर हंसा, इतना हंसा कि गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। मेरी सूरत देखकर उसको मेरी बात का यकीन आ गया था, क्योंकि एक छोटा सा सफरी बैग भी साथ था। बहरहाल वो मुझे घर ले आया और अपनी प्यारी सी बीवी को सारा अहवाल सुनाया। वो पहले तो हंसने लगी, फिर संजीदा हो गई और मुझे समझाने लगी। तब मुझको गुस्सा आने लगा कि ये क्यों मुझ पर हंस रहे हैं, मैंने ऐसा कौन सा लतीफ़ा सुना दिया है। मेरा मूड ऑफ देखकर वो बोली, शुक्र है कि तुम गलत हाथों में नहीं पड़ी, वरना अभी तक तुम्हारा जाने क्या हाल होता। दोनों मियाँ बीवी मुझे काफ़ी देर तक समझाते रहे कि इस तरह फिल्म स्टार नहीं बनते, इज्जत ज़रूर मट्टी में मिल जाती है। यूं भी फिल्म स्टार बनना मुश्किल है, अगर बन जाओ तो ठोकरें खा खा कर जीना पड़ता है। शराफत ही औरत का असल जेवर है। अदाकारा बनकर औरत को बहुत कुछ मिल जाता है, मगर सुख चैन तो तकदीर से ही मिलता है। उन्होंने प्यार से बातें की, खाना दिया और उनकी बातों ने मेरे दिल में जगह बना ली। उनके घर एक नौकर था जो खासा बूढ़ा और बदशक्ल था, बस नाम का चौकीदार था, वरना चौकीदारी के लिए कतई मौजू ना था। नाम उसका खादिम हुसैन था। मुझे वो एक आंख नहीं भाता था, ताहम वो मुझको बड़ी तवज्जो से काम करते देखता।
एक दिन सेठ नदीम और उनकी बीवी सना बैठे थे कि मुझे बुलाकर कहा, हम तुम्हारा घर आबाद करना चाहते हैं, तुम्हें एतराज़ तो नहीं? क्योंकि आखिर कभी ना कभी लड़की को शादी करके घर आबाद करना पड़ता है। मैं चुप रही। तब सना बाजी कहने लगी कि खादिम हुसैन बड़ा शरीफ आदमी है, तुम्हारा भी कोई नहीं है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। मुझे झटका लगा, मगर सना बाजी ने अपनी मीठी जुबान से मुझको राम कर लिया और लावारिस जाहिर करने की वजह से मुझको उस मनहूस से शादी करनी पड़ी। निकाह के बाद खादिम हुसैन मुझको गुजरांवाला ले गया। जब मैंने उसका गंदा घर देखा तो उसके गुर्बत ज़दा माहौल से घिन आने लगी। उससे मेरे वालिद का घर कहीं बड़ा था, जहां मैंने इकलौती बेटी होने की वजह से शहजादियों की मानिंद परवरिश पाई थी। यहाँ आकर पता चला कि खादिम हुसैन की मैं दूसरी बीवी हूँ। उसकी पहली बीवी मौजूद थी जिसका नाम रजिया बेगम था और वो शक्ल से चुड़ैल लगती थी, लेकिन अब सिवाय सब्र के चारा क्या था। कई दिन तक मैंने बर्दाश्त किया। उसकी बीवी और बच्चों की तो लगता था कि मैं मुलाजमा हूँ। वो सारे घर का काम मुझसे कराती। एक दिन जब मैं बर्तन धो रही थी, खादिम दो बदमाश किस्म के आदमी ले आया। तब मैं उसकी कम अकली पर हैरान रह गई कि वो पराया आदमियों को अपनी बीवी दिखा रहा था। वो दोनों मेरी तरफ ऐसे घूर रहे थे जैसे कसाई बकरी को देखते हैं। एक ने दूसरे की तरफ देखकर आंख दबाई, जिसका मतलब था ठीक है ले लो। 1000 रुपए के नोटों की गड्डियां जेब से निकालकर उन्होंने खादिम हुसैन को दी। वो खस्ता हाल उन नोटों से जेब भर रहा था और मुस्कुरा रहा था। शायद कि उन नोटों में उसकी गुर्बत का इलाज और बच्चों का शानदार मुस्तकबिल छुपा हुआ था। रकम अदा करते ही उन दोनों अफरियतों ने मुझे कांच की गुड़िया की तरह पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगे। उस वक्त रजिया के चेहरे पर फतह की चमक थी। शायद इसीलिए वो खामोश रही थी कि खादिम हुसैन ने उसको समझा दिया था, ये सोने की चिड़िया है, ये बिकेगी तो दाम खरे होंगे, तब उन रुपयों से तुझे सोने के जेवर बनवा कर दूंगा। उसके बाद मेरे साथ भी वही हुआ जो मुझ जैसी ख्वाब परस्त, खुदसर और घर से भटकी हुई लड़कियों के साथ होता है। अब मैं ज़माने की ठोकरों में थी। इस दलदल में कूदने का खुद शौक हुआ था मुझे, मगर जानती नहीं थी कि दलदल में डूबना किस कदर अजियत भरा होता है। भटक जाने के बाद जब घर बसाने का इरादा कर लिया तो तकदीर मुझे कहाँ लाकर छोड़ गई है। आज मैं बाज़ार हुस्न की जीनत हूँ और यहाँ से निकलने के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जिन लोगों की मलकियत हूँ उनका नेटवर्क बड़ा मजबूत है। उनकी रसाई दूर दूर तक है। जब असर व रसूख वालों का मन करता है, ये उनका दिल बहलाने का सामान ले जाते हैं। भला उनके हाथ फिर क्यों ना लंबे हों। मुझे अपना घर और बचपन बहुत याद आता है, मगर कुछ नहीं कर सकती। यहाँ मेरा कोई हमदर्द व गमगुसार नहीं है। मैं लाहौर में जहाँ जाना चाहती थी, किस्मत ने मुझे वहाँ ना पहुँचाया। फिल्म स्टूडियो की बजाय कहाँ पहुँचा दिया। यहाँ के बासियों ने मेरा नाम, मेरी शनाख्त तक छीन ली। वो मुझे सोहा के नाम से पुकारते हैं। मैं खुद भी अपना नाम, अपनी वल्दियत को भूल जाना चाहती हूँ। अक्सर तन्हाई में खुद से पूछती हूँ कि मुझे सायरा से सोहा किसने बनाया, तकदीर ने या खुद मेरी अपनी ख्वाहिशात ने। मैं सितमज़दा और मजलूम हूँ या ख्वाहिशात की पुजारन, मुझे खुद मालूम नहीं है। लेकिन लड़कियों के लिए पैगाम है, खुदारा ड्रामों और फिल्में देखकर उन जैसी ज़िंदगी जीने की कोशिश ना करना, बर्बाद हो जाओगी। मेरी तरह तवाइफ बन जाओगी या जान से जाओगी, क्योंकि हकीकी ज़िंदगी फिल्मी ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ है। जो इज़्ज़त अपने माँ बाप के घर है वो कहीं नहीं मिल सकती। जो लड़कियां अपने घर वालों की इज़्ज़त को मट्टी में मिलाकर जाती हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। आज मैं तरसती हूँ अपने उन माँ बाप को मिलने से जो बचपन में मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। अब तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। मुमकिन है मेरे दिए हुए दुख ने उनकी जान ले ली हो। मेरी तमाम माँओं से भी गुजारिश है कि अपनी बेटियों की परवरिश ठीक तरह से करें, दीन इस्लाम की तालीम दें, ना कि फिल्मी ज़िंदगी की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि माँ की गोद से जो तालीम मिलती है वो कहीं से नहीं मिल सकती। और मेरी बर्बादी में मेरी माँ का भी कसूर है, जो फिल्मी दुनिया में रहना चाहती थी। अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे, वरना किसी को बेटी ना दे। आमीन। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।